हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इथेनॉल वाटर इजियोट्रॉप बॉइल्स एट अबाउट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक तरह से रट्टालॉजी का क्वेश्चन है। रट्टालॉजी का मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट काम में नहीं आ रहा। ये आपको याद होना चाहिए या पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसने दे रखा है इथेन वाटर वाटर एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप दो लिक्विड मिक्स कर रहे हो और एक फिक्स कंपोजिशन में उसको मिक्स कर रहे हो। तो जब आप उसको बॉईल करते हो, उसको हम एजियोट्रॉप मिक्सचर कब कहते हैं, जब आप उसको बॉईल कर रहे हो या हीट कर रहे हो तो वो आपके जिस कंपोजिशन में लिक्विड फॉर्म में है उसी कंपोजिशन में वेपर फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उस कंपोजिशन का सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक लिक्विड अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो और दूसरा लिक्विड अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो। तो ऐसे मिक्सचर को जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहे और लिक्विड और वेपर फेज में जो है कंपोजिशन सेम रहे, उसको हम एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पर आपके इथेनॉल और वाटर का एजियोट्रॉप जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है 78 डिग्री। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूँ कि भाई आप जब आप पढ़ोगे, कोई अच्छे टीचर से पढ़ोगे या मेरे से पढ़ोगे, तो वहां पर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 90% प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100% क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रैंडमली कई बार आ जाता है। ऐसा इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, फिर भी आप इसको नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इक्विमोलल। इक्विमोल का मतलब कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। ये कह रहा है कि भाई चार इसने ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कौन से इक्विमोलल सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। अब यहाँ पर आप ऐसे देखो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल टी एफ कह सकते हो, इज प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, मोलैलिटी या कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये जो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो एक्चुअल में वॉन्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है या इफेक्टिव कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको बेसिकली ये देखना है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है। जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा और कम किसकी है, तो ये जो है टोटल कितने आयन बनाएगा, दो। ठीक है, प्लस और माइनस। ये जो है नाइट्रेट, तीन नाइट्रेट आयन और एक ये चार आयन बनाएगा। और ऐसे केस में हम 100% डिसोसिएशन मान लेते हैं एक बार को, अगर मेंशन नहीं कर रखा तो। यहाँ पर तीन आयन बनाएगा और ये आपके एक ही रहेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, और सबसे कम किसकी होगी, इसकी। अब यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा इसमें, और सबसे कम किस में होगा, इसमें। अब आप इसको ऐसे समझो, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये डिप्रेशन का मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाओगे, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किस केस में हुआ, इस केस में, क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किस में हुआ, थर्ड ऑप्शन में। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट का मतलब यह है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम उसका होगा जिसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम होगा। तो ये, तो इसको आप ऐसे समझो कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। यहां पर इसने हाईएस्ट पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmosphere pressure of nitrogen, the volume of nitrogen dissolved in 1 liter water is this, 1.65 into 10⁻³ ml. What shall be the volume of nitrogen dissolved at same temperature but 5 atmosphere nitrogen pressure in 1 liter water? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है और क्या पूछना चाहता है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमने दो फॉर्म में पढ़ा है, एक मास के फॉर्म में और एक आपके मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जो मास है,
मास किसका, गैस का जो कि सॉल्युबल हो रही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है पी के, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल है पी के। अब यहाँ पर डिलीट करने का रीजन दो हो सकता है, एक तो ये है कि इसने नाइट्रोजन जो सॉल्युबल है उसका वॉल्यूम दिया है, मास ना देके वॉल्यूम दिया है, कोई बात नहीं। दूसरा रीजन क्या है, अब इसको अगर मैं मास को एक बार को वॉल्यूम मान लूं, तो मैंने क्या कहा, m2 बाय m1 इक्वल्स टू p2 बाय p1, ये मैं रिलेशन कह सकता हूं। m2 जो है वो किसके बराबर है, m1 इंटू p2 अपॉन p1। अब एक बार को मैं जो वॉल्यूम है इसको मास से कोरिलेट कर लूं, या ये समझ लूं कि चलो मास और वॉल्यूम में चला लूंगा काम, तो उस केस में क्या होगा कि m2 जो है वो मुझे निकालना है। m2 का मतलब 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, वो वॉल्यूम है। तो चलो एक बार मैं मान लेता हूँ, सॉल्व करने के पर्पज से बता रहा हूँ। m1 कितना है, 1.65 इंटू 10⁻³ अब p2 जो है वो 5 एटमॉस्फेयर है, और p1 जो है वो है 3 एटमॉस्फेयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो आपके गैस की सॉल्युबिलिटी है 5 एटमॉस्फेयर पर क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो यूनिट वाइज फैक्टर हो सकता है, अदर फैक्टर हो सकता है। इसको आप सब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में चारों किसी भी आंसर से मैच नहीं हो रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया है, वहां पर वो अगर चाहे तो वो m के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, और वो चाहे तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में दे सकता है। लेकिन फर्क ये है कि m की जब हम बात करें वो है मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक फर्क है। फिर भी आपको मैंने बता दिया कि कैलकुलेशन का तरीका ये है, अगर आप फिर भी मान के कर रहे हो या यूनिट को कंसिडर ना करो तो ये तरीका है, और इस जब सॉल्व करोगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा, इसलिए आरपीसी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/30 यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों, देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं इजी इसलिए मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, पाई इक्वल्स टू CRT। ठीक है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि उसने पूछा है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। C जो है कंसंट्रेशन यूनिट है, m/30 दे रखी है, मतलब 1/30। कंसंट्रेशन आपको कितना मानना है, 30। ठीक है, m/30 मतलब मोलैरिटी में दे रखी है, उसको ऐसे समझ लो। उसके बाद आपके R जो है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, R जो है वो आपको कौन सी यूनिट में पुट करना है, तो यहाँ पर आप देखो एटमॉस्फेयर, तो R की जो लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, वो है 0.082। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, तो 273 ऐड करेंगे इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तब जाके वो केल्विन में कन्वर्ट होगा, मतलब 300 हो जाएगा। और आप देखेंगे लगभग यही वैल्यू देता है ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना पड़े। इसको आपको सॉल्व करना है, ये 0 से 0 गया, 3 10 जो 30, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो यहाँ की जगह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.82 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ डेल एच इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के डेल एच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज, कांस्टेंट। अब देखिए एक्चुअल में ये लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये एक सॉल्यूशन है और ये कह रहा है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, या अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल की, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन माने जाते हैं एक बार को। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ रखा है कि जो डेल एच मिक्स है वो क्या है, 0। तो वहां पर एक तो हमको ये भी याद रखना है कि भाई जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपको डेल एच मिक्स 0 आना चाहिए। उसके अलावा एक कंसेप्ट और है कि अगर आप आइडियल सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब उसमें सॉल्वेंट और ऐड कर रहे हो, तो वहां पर हीट चेंज नहीं होगा। ठीक है, हीट चेंज नहीं होगा, मतलब डेल एच जो है मिक्स जो है वो 0 आएगा और डेल एच की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब हीट चेंज उसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल एच इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डेल एच की जो वैल्यू है डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। डिक्रीजेज, इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीज की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आंसर आएगा, मतलब उसमें हीट चेंज नहीं होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का अगर आप और डाइल्यूशन करोगे उसमें हीट चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना है। तो यहाँ पर आपके डेल एच मिक्स क्या आता है, 0 आता है,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डाइल्यूशन में आपके हीट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एक तरह से मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। द वेट ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक ऑक्सीजन का जो एटम का वेट है वो हम पढ़ते हैं 16, लेकिन ये एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक मोल ऑक्सीजन जो है, एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, इसका वेट आएगा 16 ग्राम। तो अगर मुझसे कोई एक एटम ऑक्सीजन पूछे, वन एटम ऑक्सीजन जो है उसका वेट ग्राम में कितना आएगा, तो दो तरीके हैं। 16 इंटू AMU जो है, एक AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके एक मोल ऑक्सीजन एटम जो है, कितने एटम है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर एटम है। अब एवोगैड्रो संख्या के बराबर ऑक्सीजन एटम का वेट कितना आ रहा है, 16। तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 10⁻23 ऊपर आ जाएगा, और इसको अगर आप राउंड ऑफ में 6 मान के 16 को डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे 6 दूनी 12, और फिर बचा कितना, 4, 6 36, 2.6 समथिंग आता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हो। एवोगैड्रो की वैल्यू याद है तो उससे कर दो, और अगर एक AMU कितने ग्राम के बराबर है तो उससे कर लो। कैसे भी आप सॉल्व करो, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, सेट 2023 में पूछा गया है। सिंपल सा कह रहा है, ड्यूरिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, कौन साम्य में है। अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं एक बार फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हटा दूं या सॉल्यूशन का कंसेप्ट हटा दूं, सिंपल अगर मैं कहूं कि फ्रीजिंग हो रही है या उसका रिवर्स कहूं मेल्टिंग हो रही है, तो दोनों केस में क्या है, फ्रीजिंग का केस कहूं या मेल्टिंग का केस कहूं, वहां पर क्या है, लिक्विड और सॉलिड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड और सॉलिड फेज क्या है, साम्य में है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन जो होता है वो ये होता है कि हम ये मान रहे हैं कि जो आपके सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो आपके सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें विच ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो दे दिया है और सॉल्यूशन की बात कर दिया है, लेकिन आपके हो क्या रहा है, फ्रीजिंग हो रही है। तो फ्रीजिंग जो हो रही है वो किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की हो रही है। मतलब सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, और सॉलिड से लिक्विड में क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, ये आंसर होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है, सॉल्यूट आ सकता है, लेकिन सॉल्यूट जो है वो साम्य में नहीं है। साम्य में कौन है, सॉल्वेंट है, और किस फॉर्म में है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। ये आपके कंफ्यूजन क्या होगा कि भाई सॉल्यूट हमने सॉलिड लिया है और जो आपके सॉल्वेंट है वो हमने लिक्विड लिया है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉइलिंग कर रहे हो या फ्रीजिंग कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम में कौन है, सॉल्वेंट ही इक्विलिब्रियम में। बॉइलिंग में क्या होगा, लिक्विड और वेपर फेस इक्विलिब्रियम में है, और फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड फेस क्या है, इक्विलिब्रियम में, किसकी, सॉल्वेंट की। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन when 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 500 ml water। आंसर दे रखा नॉर्मेलिटी में। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अगर वो कहे कि H2SO4 की मोलैरिटी निकालो तो मोलैरिटी आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो H+ आयन की बात कर रहा है तो या तो आंसर नॉर्मेलिटी में होगा, और अगर मोलैरिटी में होता तो H+ की कंसंट्रेशन अलग आती है H2SO4 से। क्यों, क्योंकि एक H2SO4 2 आयन देता है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वापस से बता देता हूँ कि H2SO4 जब आयनाइज होगा तो ये 2H+ बना रहा है प्लस SO4 2- बना रहा है। तो अगर आप नॉर्मेलिटी में कह रहे हो तो कंसंट्रेशन H+ के बराबर आएगी, लेकिन अगर आप इसकी मोलैरिटी की बात करते हैं तो H+ की कंसंट्रेशन इससे जस्ट क्या आती है, डबल आती है। क्योंकि नॉर्मेलिटी में दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 4.9, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 49। ये मैं आपको थ्योरी वीडियो में बता चुका हूँ। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। अब ml में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो आ गया, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब 0.2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन एट अ सॉल्यूट इज फाउंड टू बी 1.5। मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। लिख लेता हूं मैं साइड में, आई की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, कंसंट्रेशन भी दे रखी है। आगे कह रहा है इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज 75, ये कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट जो है सब्सटेंस का वो 75 है, देन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस विल बी। एक्चुअल का मतलब यहां पर ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल, और जो मॉलिक्यूलर वेट ये आया है ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि आई का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में कहते हैं तो आप कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यहां पर हम कहते हैं थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर मैंने आपको समझाया था कि अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये पार्टिकल था और ये टूटा। अब 10 पार्टिकल थे तो हो सकता है 10 में से कम टूटे। ठीक है, तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल से ओवरऑल आपके कितने पार्टिकल बने हैं। अब यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। ठीक है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट जो था वो ज्यादा था। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पूरा था। और फिर टूटने के बाद ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। अब आपको कुछ नहीं करना, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। तो आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट से। आई कितना है, 1.5, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 75। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर आप सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि भाई 75 तो ये सेम हो नहीं सकते। अब 1.5 गुना या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है, कम आती है मॉलिक्यूलर वेट की अगर डिसोसिएशन हो रहा है, और थ्योरेटिकल ज्यादा आती है। तो थ्योरेटिकल कितनी आ जाएगी, 112.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है KMnO4 plus 2H2O plus 3Fe2 plus gives MnO2 plus 3Fe3 plus 4OH minus। ये एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। अब आगे पूछ क्या रही है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने मोल कंसेप्ट की थ्योरी का वीडियो देखा हो तो वहां पर मैंने आपको इक्विवेलेंट मास निकालने के अलग अलग फॉर्मूले बताए, और सबसे कॉमन फॉर्मूला बताया कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है, वैलेंसी। फिर मैंने कहा था अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं तो कितने H प्लस दे रहा है वो आपके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बेस की बात कर रहे हैं तो कितने OH माइनस दे रहा है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप कोई रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हो रहे हैं वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इस रिएक्शन की बात करो तो यहाँ पर ये जो आपके KMnO4 है, यहाँ लिख देता हूँ KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है। कितनी है, +7। अब +7 कैसे निकाला कि मान लीजिए मैंगनीज की X है, ठीक है, पता नहीं है मुझे, लेकिन इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 इंटू 4 -8। और पोटेशियम का क्या है, +1। आई थिंक ये आपको निकालना आता होगा, बता देता हूँ। चलिए, पोटेशियम +1 है, मैंगनीज को X मान लिया, और ये आपके है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 0। +x 1 + x -8 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, ये 8 यहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू +7। ये आपके +7 है। और MnO2 जो है वो आपके +4 है। MnO2 जो है वो क्या है, MnO2 में आपके ऑक्सीजन -2, तो ये हो गया +4। तो +7 से किस में कन्वर्ट हो गई, +4 में कन्वर्ट हो गई। डिफरेंस कितने का आया, 3 का। तो इक्विवेलेंट जो मास होगा, इक्विवेलेंट जो मास होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन बनाने वाले की शराफत है, उसने दे रखा है, ठीक है, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये हो गया 158 डिवाइडेड बाय चेंज इन वैलेंसी। 7 से 4 में कन्वर्ट हो गई, मतलब चेंज कितना आया, 3 का। इसको आप डिवाइड कर लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा 52.66, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बी ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ x मोल
ऑफ मीथेन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब देखिए ये आपके बेसिक्स होती है, क्या होती है, बेसिक्स। ये भी मैंने आपको मोल कंसिडर में बताया था, जब आप रिएक्शन कराते हो तो उसका एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। सिंपल सी बात ये है कि मैंने मीथेन का कंबशन कराया ऑक्सीजन से, मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर प्लस H2O, यहाँ लिख देता हूँ प्लस H2O। अब आप जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 आ गई, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 इधर है और 2 और 2 4, 4 एटम हो गए, मतलब ये 2 आ जाएगा। ये मैंने रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस। अब ये कह रहा है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बी ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ x मोल ऑफ मीथेन। अब सीधी सीधी सी बात ये है कि इस जो आपने इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को बैलेंस किया है, या सिंपल रिएक्शन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसमें आप क्या कह रहे हो, अगर मैं ऑक्सीजन इसको साइड में कर दूं तो एक CH4 से एक CO2 मिल रहा है, मतलब 1 मोल अगर CH4 होगा तो 1 मोल CO2 मिलेगा मुझे। इसका मतलब 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है, 12 और 4 16 ग्राम। तो अगर मैं 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करूंगा तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 ग्राम। ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के सेंस में कहूं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुझे किससे मिल रहा है, 16 ग्राम मीथेन से। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुझे किससे मिलेगा, 16/44 ग्राम किससे, मीथेन से। और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी ऑब्टेन्ड, कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो 11 ग्राम किससे मिलेगा, 16/44 इंटू 11। तो यहां पर हमने करा क्या है कि रिएक्शन को पहले तो बैलेंस फॉर्म में लिखा, फिर हमने ये देखा कि आपके रेशो क्या है मोल्स के सेंस में। तो 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो मैंने दोनों का मास निकाल लिया 1-1 मोल का। तो मैंने क्या देखा, 16 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, 11 ग्राम बनाना है। तो या तो मैं इसको ऐसे करूं या सीधा सीधा सा क्या करूं, 11 ग्राम करना है तो इसको 4 से भाग दूंगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो आपने क्या करा, 4 से भाग दिया तो ये 11 ग्राम बन गया, और ये कितना बन गया, 4 ग्राम। अब यहां पर ये पूछ क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो सीधी सी बात ये है कि 1 मोल था तो ये आपके 44 ग्राम था। अब मैंने 4 से भाग दिया, तो 1 मोल को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। ये मैं आपके ग्राम के सेंस में निकाल रहा था। तो कहने का मतलब है बेसिक्स है। अब यहाँ पर जब बेसिक्स होता है तो सॉल्व करने का पैटर्न फिक्स नहीं होता, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधी सी बात ये थी कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। अब 1 मोल 44 ग्राम है, तो 11 ग्राम किसके बराबर है, 1/4 मोल के। तो ये 1/4 मोल है तो ये भी 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब 0.25। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है इसमें, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक हमने सॉल्यूशन जब थ्योरी पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको डेंसिटी का कोई भी रोल नहीं बताया था, हालांकि क्वेश्चन नहीं आता डेंसिटी पे, फिर भी यहाँ दे रखा है तो मैं आपको बता दूंगा डेंसिटी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 10 ग्राम सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट की बात कर रहा है, ब्रैकेट में है मोलर मास 50 दे रखा है, इज डिजॉल्व इन 200 ml वाटर। ये कह रहा है 200 ml वाटर में उसने डिजोल्व करा कितना, 10 ग्राम सब्सटेंस, एंड डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 1.05 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, ध्यान रखना, डेंसिटी को कहते हैं घनत्व। एंड अप्रोक्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये मोलैलिटी पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है, तो उसको भी आप काम में ले सकते हो। एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। अब यहां पर क्या है कि उसने सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी, तो ये जो कंसेप्ट इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझो कि सॉल्वेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 ml, ये वॉल्यूम दे रखा है। अब मोलैलिटी की जब बात होती है तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट को हम एज अ वेट के फॉर्म में लेते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं लेते, ठीक है, एक कंसेप्ट ये होता है। तो ये कह रहा है 200 ml सॉल्वेंट है, मास नहीं दे रखा है इसका, लेकिन इसने क्या कह रखा है, जो सॉल्यूट है वो कितना डिजोल्व करा इसने, 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करा किसमें, 200 ml में। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.05।
1.05 ग्राम अपॉन ml, ये डेंसिटी दे रखी है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन की है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ, डेंसिटी को डी लिख देता हूँ एक बार, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख दिया मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर टोटल मास कितना है वो मुझे पता नहीं है, एक बार को टोटल मास कितना है वो मुझे पता नहीं, तो मैंने लिख दिया m। वॉल्यूम कितना है, अब यहां पर वॉल्यूम 200 ml है तो मैं उसको 200 ml मान लेता हूं। और आपके ये m का मतलब मास है, डेंसिटी कितनी है 1.05। तो अगर मैं मास निकालूंगा तो ये आ जाएगा 200 इंटू 1.05, पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 210 ग्राम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 200 ml वाटर लिया, उसमें आपने क्या ऐड करा, सॉल्यूट ऐड करा, सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बनने के बाद ये कह रहा है कि इसकी डेंसिटी कितनी है 1.05, तो डेंसिटी से मैंने टोटल मास निकाल लिया, कितना आ रहा 210 ग्राम। अब 210 ग्राम में से सॉल्यूट का कितना है 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट का कितना आया 200 ग्राम। मतलब एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन वो देना चाहता तो वो ये कह देता कि भाई हमने क्या करा, 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करा किसमें, 200 ग्राम सॉल्वेंट में। उसने इसको सीधा ना देके वॉल्यूम दे दिया, फिर डेंसिटी दे दी सॉल्यूशन की, तो उससे वो क्या कहना चाह रहा है कि आप मास निकालो किसका, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर 200 ml का मास जो आ रहा है वो 200 ग्राम ही आ रहा है। वो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको तरीका बताया। तो अब क्वेश्चन हो गया सिंपल। सिंपल का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट का मास हो गया, सॉल्वेंट का मास हो गया। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वो क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम दे रखा है 10, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 50 पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कितना आ रहा है 200 ग्राम, तो 200 नीचे और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर। इसको मुझे सॉल्व करना है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है 1, आंसर कितना आ रहा है 1.0 मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम वाटर टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NaCl नीडेड। ब्रैकेट में दे रखी है KF की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम वाटर है, उसमें हम NaCl डिसॉल्व करेंगे, NaCl को डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन आपको बनाने के बाद कंडीशन क्या दे रखी है कि जो आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी दे रखी है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और डिप्रेशन होने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आना चाहिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा डेल TF इक्वल्स टू KF, और M क्या है, मोलैलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब डेल TF जो दे रखा है, टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम वाटर, कितना दे रखा है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके -40 आ गया, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड लो या आप केल्विन लो, एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस में चल जाता है। अब KF की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.86 मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसने पूछे, पर किलोग्राम में आपके 1 किलोग्राम दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो N जो आएगा, अब देखिए ये जो माइनस साइन है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि माइनस जो है फ्रीजिंग पॉइंट में क्योंकि डिप्रेशन होता है तो वहां पर डेल TF की वैल्यू नेगेटिव आती है, और टेक्निकली देखा जाए तो KF की वैल्यू नेगेटिव में देनी चाहिए। तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई फैक्टर नहीं मेंशन हो रखा माइनस प्लस का, तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके ये आपके आ जाएगा N इक्वल्स टू 40/1.86। अब होगा क्या कि जैसे ही आपकी वैल्यू N की आएगी आप आंसर को टिक कर देंगे, लेकिन वो गलती हो जाएगी आपसे। क्या गलती हो जाएगी, यहां पर आपके ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये एक्चुअल में क्या है कि जो आपके रिजल्ट आ रहा है उसके बेस पे है, लेकिन NaCl क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर क्या होगा कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम बात करेंगे तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स NaCl के बात करें तो 1 है, अगर मान लो मैं 1 मान रहा हूं तो, लेकिन जब आयन के फॉर्म में बात करूंगा तो वो कितने हो जाएंगे 2।
अब ये क्योंकि मैं एक्चुअल जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्व्ड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्जर्व्ड की। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व्ड के हिसाब से मुझे -40 डिग्री लाना है। तो ये ऑब्जर्व्ड आएगी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार इसको आप चेक करेंगे। तो ये मान लीजिए 40/1.86 जो है लमसम आपके ऑप्शन देखेंगे, तो ये आपके 21.5 समथिंग आएगी। कितनी आएगी? 21.5 समथिंग। ठीक है, तो जैसे 21.5 आएगी आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन ये आपके ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड का मतलब कि आपने जो ऑब्जर्व करी वो कौन सी करी? Na+ और Cl- आयन को ऑब्जर्व करा। तो ऑब्जर्व जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं जस्ट डबल आएंगे थ्योरेटिकल NaCl के। NaCl जो आपने लिया था वो कितना था? थ्योरेटिकल था। तो वहां पर आंसर आ जाएगा 10.75। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप उसको xn लिख सकते हो। xn का मतलब क्या है कि आपके थ्योरेटिकल तो n हो गए और ऑब्जर्व हो गए xn, तो यहाँ पर आप इसको xn भी कर सकते थे। तो xn करते तो x नीचे जाता और x की वैल्यू क्या है? 2। तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो आएगा 10.75। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब आप निकाल रहे हो तो वो आप निकाल रहे हो ऑब्जर्व्ड, और जब भी इलेक्ट्रोलाइट देगा तो आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन का कंसेप्ट लगाना है, एक्स लगाना है या आई लगाना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10.75। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर वाज आइसोटोनिक विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ सीजियम क्लोराइड। ये लगभग कंसेप्ट सेम ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये शुगर दे रखा है और ये दे रखा है सीजियम क्लोराइड। तो शुगर की थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन सीजियम क्लोराइड की थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100% डिसोसिएशन मानूं तो थ्योरेटिकल जितनी कंसंट्रेशन है ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि दो आयन बना रही है। बोथ हैड सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। इफ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ शुगर, एस्टिमेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीजियम क्लोराइड इन अनदर सॉल्यूशन। अभी कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। फिर हमने कहा कि कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, उसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉलो नहीं है। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर दूं इफेक्टिव कंसंट्रेशन में, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल्स टू CRT, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो पाई इक्वल्स टू XCRT आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये मैंने कह दिया कि शुगर है, और ये मैंने क्या कह दिया, क्या दे रहेगा? सीजियम क्लोराइड है। अब इसको आप इक्वल कर लो, CRT इक्वल्स टू XCRT, ये हो गया। अब ये XC-RT कर देता हूँ। ठीक है, अगर आइसोटोनिक है और दोनों की कंसंट्रेशन सेम लेते तो CRT ले लेते, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव XC- कर दी तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आपके क्या है कि ये जो C है ये X इंटू सी के बराबर है। अब C जो दे रखा है ग्लूकोज का वो कितना दे रखा है? 0.2, वॉल्यूम सेम है क्योंकि। अब X इंटू सी जो है वो 0.2 आना चाहिए। X इंटू C डैश, X की वैल्यू क्या है? 2 आयन बना रहा है, मतलब X की वैल्यू 2 है, 2C डैश जो है वो 0.2 आएगा। तो C डैश क्या आएगा? 0./2, 0.1। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सीजियम क्लोराइड का अगर मैं थ्योरेटिकल 0.1 मोल ले रहा हूँ तो ऑब्जर्व कितना हो गया? 0.2 मोल, जो कि किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। तो ये लगभग लगभग एक ही कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइट का। वो कभी फ्रीजिंग पॉइंट में दे देगा, कभी बॉइलिंग पॉइंट में दे देगा, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर में दे देगा, कभी वॉन्टो फैक्टर निकाल लेगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट। अब देखिए क्रायोजेनिक एजेंट का मीनिंग क्या है। क्रायोजेनिक एजेंट का मीनिंग ये है कि अगर आप कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस यूज करना चाह रहे हो जिससे आप चाह रहे हो कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, जैसे कूलिंग के लिए हम जो चीज काम, जैसे नॉर्मल हमको क्या करनी होती है, थोड़ी सी कूलिंग करनी होती है, हम आइस काम में ले लेते हैं। लेकिन आइस कितने डिग्री तक कूल कर सकती है? 0 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से कम वो कूल नहीं कर सकती, या नॉर्मली 0 के आसपास कूल करती है। लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा कूलिंग करनी है, -100 डिग्री, -150 डिग्री तक कूलिंग करनी है, तो मैं क्या काम में लूँ? तो जो सब्सटेंस काम में आते हैं, जो कंपाउंड काम में आते हैं, जो भी आपके एजेंट या केमिकल काम में आता है, उसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक एजेंट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखा है लिक्विड हीलियम, लिक्विड नियॉन, लिक्विड आर्गन, लिक्विड जिनॉन। इसका आंसर है लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम को आप ऐसे कह सकते हो कि जो हीलियम का जो आपके एक्चुअल में हीलियम गैस है, तो जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर पर वो लिक्विफाई होती है, और जब बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विफाई होगी तो वो क्या करेगी? टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करने का काम
करेगी। तो यहाँ पर ये आपके क्रायोजेनिक एजेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।